हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम लोगों ने थर्ड यूनिट हमारी स्टार्ट कर दी थी पिछले लेक्चर में, जिसका नेम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था वो सारा +1 का हमारा रिपीट टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे उसका फंक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन उसकी क्या है, वो सारा डिस्कस किया था। आज जो हम टॉपिक लेंगे उसका नेम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। हालांकि ये टॉपिक भी आप +1 क्लास में डिस्कस करके आए हो, एक बार इसको भी मैं दोबारा से रिपीट करा रहा हूँ। उसके बाद फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो आपने +1 में नहीं पढ़ रखा। अभी तक ये आपका पुराना ही टॉपिक है, +1 वाला ही। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है? जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं सबका पोटेंशियल निकाला गया। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। कॉपर का निकाला था, जिंक का निकाला था, मैंने आपको डिस्कस कराया था वो सारा। तो ऐसे ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं सबका पोटेंशियल निकाल करके देख लिया, और जितना जितना भी आया उन सबको मिला करके एक सीरीज़ बना दी। और सीरीज़ इस तरह से बनाई कि उस सीरीज़ में नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है या ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल घट रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर हम कहें रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो ये कहेंगे ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल घट रहा है। जो सीरीज हमें इस तरह से मिलेगी उसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम देते हैं। एक बार देखो जरा, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। 1 मार्क में आपके पास इसकी डेफिनेशन आ सकती है। वेरियस इलेक्ट्रोड्स हैव बीन अरेंज्ड in increasing order of their reduction potential। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब नीचे की तरफ जाएंगे तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब नीचे की तरफ जाएंगे तो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो घटता जाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उन सबको। द सीरीज सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ऐसी सीरीज को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम देते हैं। ठीक है जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये हमारे पास बुक में ये जो सीरीज दिखाई गई है यहाँ पर, दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ अब जब हम जा रहे हैं तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। मतलब लिथियम का सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है, उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा इसका, और सबसे नीचे कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें उल्टा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिथियम का सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और ये सबसे कम फ्लोरीन का। तो ये सीरीज हमारे पास है, इसे हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं हमने अरेंज कर दिए। आप ध्यान से देखें इस सीरीज को, आपको नजर आएगा ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव में, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वो नेगेटिव वाली वैल्यू कम होती जा रही है, उसके बाद 0 आ गई है हाइड्रोजन की, और नीचे वैल्यू पॉजिटिव आती जा रही है, सबसे लास्ट वाले की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस तरह से हमने ये सीरीज बनाई है, और इस सीरीज का नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इसकी एप्लीकेशन हम लोग ध्यान से समझेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फर्स्ट एप्लीकेशन है, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। हम कंपेयर करके बता सकते हैं किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है या किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। कैसे बताएंगे? अभी तो बताया मैंने, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उसकी क्या इंक्रीज हो रही है? रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उस वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उल्टा है ना, रिडक्शन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन वाला रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कहने का नीचे सीरीज में हम जाएंगे तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया मिलता नजर आएगा। सीरीज में सबसे ऊपर लिथियम आयन था और सबसे नीचे फ्लोरीन था, यानी कि जो फ्लोरीन है
वो हमारा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लियर आ गया? ठीक है, तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर को। कैसे? मोर नेगेटिव इज द ई नोट वैल्यू। अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हमारे सबसे ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव में, नीचे नीचे नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है। तो हम यहाँ सबसे ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, यानी कि लिथियम की, या उसके जैसे जितने भी नेगेटिव वाले हैं। जिसकी नेगेटिव में ई नोट वैल्यू जितनी ज़्यादा होएगी, स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट होएगा या वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा। मोर नेगेटिव कह लो या दोनों लेस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप कह सकते हो लेस पॉजिटिव ई नोट वैल्यू। कंपेयर आप पूरी सीरीज को कर सकते हैं, या मैं सीधा कहूँ ऊपर से नीचे की तरफ जब हम सीरीज में जाएंगे तो हमारे पास क्या आता जाएगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो नीचे की तरफ जाते हुए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास इंक्रीज होता चला जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर बढ़ती जाएगी, और नीचे की तरफ आने पर रिड्यूसिंग एजेंट की पावर घटती जाएगी। ऊपर वाला बढ़िया हमें कौन सा एजेंट मिलेगा, ऊपर रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया ऊपर सीरीज में जो भी होगा, और नीचे सीरीज में जो बढ़िया है वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आप कंपेयर कर सकते हो इसकी हेल्प से ऑक्सीडाइजिंग पावर को या रिड्यूसिंग पावर को। ये हमारे पास फर्स्ट थी। सेकंड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास आएगी, हम इनकी रिएक्टिविटी कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन में टू कंपेयर द रिएक्टिविटी, टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। आप कंपेयर कर सकते हो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे तो रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी, या मैं यूँ कहूँ कि जिसकी नेगेटिव ई नोट वैल्यू है, मोर नेगेटिव कह लो, और लेस पॉजिटिव ई नोट वैल्यू, या तो नेगेटिव में ज़्यादा है या पॉजिटिव में कम है, तो वो क्या होंगे, मोर इज द रिएक्टिविटी, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सिंपल शब्दों में सीरीज के टर्म में ये बता रहा हूँ भी ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए रिएक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है जी। और यहाँ अगर हम बात करें इसकी टर्म में, ई नोट की टर्म में, तो ई नोट वैल्यू जिसकी नेगेटिव में है वो रिएक्टिव ज़्यादा है, जिसकी पॉजिटिव है वो रिएक्टिव कंपैरेटिवली कम है। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने दो वैल्यू लिखी हैं, दोनों नेगेटिव में लिखी हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, सीधी सी बात है। मैंने बताया था अभी ऊपर, अभी आपको दिखाई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऊपर वाला ज़्यादा नेगेटिव था, थोड़ा कम नेगेटिव, कम नेगेटिव, कम नेगेटिव, कम नेगेटिव, ऐसे होता जा रहा था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनका अरेंजमेंट कैसा है, ये ऊपर है ये नीचे है, यानी कि ज़्यादा नेगेटिव वाली वैल्यू ऊपर है, कम नेगेटिव वाली वैल्यू नीचे। मैथ की टर्म में मत सोचना, कभी सोचो मैथ में भी -2.0.2 बड़ा होता है ये छोटा, मैथ वाली टर्म छोड़ दो, सिर्फ ये देखो वैल्यू 0.76 है, वैल्यू 0.25 है, बड़ा कौन सा है। नॉर्मली साइन तो सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है इनकी वैल्यू नेगेटिव में है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें ये पता लगा कि हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर है, निकल नीचे है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द निकल। कंक्लूजन ये निकला, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा तो वो रिएक्टिव ज़्यादा, तो इन दोनों में ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है, 0.76 की है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है निकल के कंपैरिजन में। सीधी सीधी सी बात ही है। या लेस पॉजिटिव हो, पॉजिटिव वाला एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ। एक तो आपके पास है ई नोट, कॉपर आयन बाय कॉपर 0.34 वोल्ट, ई नोट सिल्वर आयन बाय सिल्वर 0.80 वोल्ट। अगेन वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम नीचे की तरफ आते हैं, नेगेटिव वाली वैल्यू कम होती है, पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ती है,
यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। कहने का मतलब है, मैंने लिख भी दिया, लेस पॉजिटिव वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा। लेस पॉजिटिव इन दोनों में से कौन सा है? ये। तो कॉपर और सिल्वर में से विच वन इज मोर रिएक्टिव? कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ठीक है जी। तो आप कंपेयर कर सकते हो किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी को, कौन ज़्यादा रिएक्टिव कौन कम। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जितना ऊपर है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जितना नीचे है वो उतना कम रिएक्टिव है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर कौन है? लिथियम, तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। इस सीरीज में सबसे नीचे कौन था? फ्लोरीन, तो वो सबसे कम रिएक्टिव हो गया। तो मैंने कंपेयर कर दिया दो नेगेटिव वालों को, दो पॉजिटिव वालों को, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को भी कंपेयर कर लो। ई नॉट जिंक आयन बाय जिंक 0.76 वोल्ट है, ई नॉट कॉपर आयन बाय कॉपर 0.34 वोल्ट है। कंपेयर कर लो इन दोनों को, इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? सीधी सी बात है, ये वैल्यू नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर कौन है? नेगेटिव वाला, और पॉजिटिव वाला नीचे है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया इसके कंपैरिजन में। ठीक है ना। नेगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा हो, पॉजिटिव वाली वैल्यू कम हो, तो वो रिएक्टिव ज़्यादा होता है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो अंडरस्टूड है नेगेटिव वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा। एक दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव कम वाला रिएक्टिव होगा, दोनों वैल्यू नेगेटिव में है तो ज़्यादा नेगेटिव वाला रिएक्टिव होगा। दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थर्ड एप्लीकेशन, to find which metal produce H2 gas by reacting with acid। हम ये बता सकते हैं कि एसिड के साथ रिएक्शन करने पर कौन सी मेटल ऐसी है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है और कौन सी नहीं करती है। अगर आप आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जो भी हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा, सीधे से ऊपर वाला कौन है? रिएक्टिव ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। इट मीन्स वो सारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रख रखे हैं वो सारे एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस लिबरेट करेंगे, और जो हाइड्रोजन से नीचे रख रखे हैं वो नहीं करेंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन जो रख रखी है उससे ऊपर वाली वैल्यू सबकी नेगेटिव में है, इसके नीचे वाली वैल्यू सबकी पॉजिटिव में है। ठीक है ना। और हाइड्रोजन की वैल्यू खुद की जो है वो ज़ीरो होती है। एक बार फिर से मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और ये पिंक कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है। हाइड्रोजन से ऊपर देख लो सारे नेगेटिव वाले हैं, हाइड्रोजन से नीचे देख लो सारे पॉजिटिव वाले हैं। तो क्वेश्चन ये था भी कौन सा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा एसिड से रिएक्शन करके? आंसर जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? जो हाइड्रोजन से ऊपर है। और ऊपर वाले सारे कौन है? नेगेटिव ई नोट वैल्यू वाले। और नीचे वाले कौन है? पॉजिटिव ई नोट वैल्यू वाले हैं। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला? कंक्लूजन हमारा निकला कि मेटल्स विद नेगेटिव ई नोट वैल्यू, जिनकी ई नोट वैल्यू नेगेटिव में है, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में है, वो तो प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन गैस बाय रिएक्टिंग विद मेटल। तो जिनकी ई नोट वैल्यू नेगेटिव में है they will produce H2 gas by reacting with metal. This is the third application of electrochemical series. Fourth application, to find EMF of cell. वैसे ईएमएफ का फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिजिक्स में भी आप ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती क्या है? ईएमएफ। ठीक है, +1 में भी मैंने आप लोगों को कराया था ईएमएफ, अब भी ईएमएफ है। तो ईएमएफ अगर सेल का निकालना है तो कैसे निकलेगा?
लो जी, आपका ये फॉर्मूला लगेगा सेल का ईएमएफ निकालने का। ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड वाले में से एनोड वाला माइनस कर दो, या आप लिख सकते हो ई नोट राइट हैंड साइड माइनस ई नोट लेफ्ट हैंड साइड। जो मैंने आपको सेल रिप्रेजेंट करना सिखाया था, ऐसे सिखाया था, जिंक बाय जिंक आयन, डबल वर्टिकल लाइन, कॉपर आयन बाय कॉपर। पिछले लेक्चर में मैंने सिखाया था सेल रिप्रेजेंटेशन करने का ये तरीका है। डबल वर्टिकल लाइन साल्ट ब्रिज के लिए, ये ऑक्सीडेशन के लिए, ये रिडक्शन के लिए। तो राइट हैंड साइड ये हो गया और लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया। तो हमने क्या करना है, राइट हैंड वाले साइड को यहाँ लिखना है पहले, इसमें से माइनस करना है लेफ्ट हैंड साइड वाले की वैल्यू को। यानी कि राइट हैंड साइड में कौन होता है हमारा कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड में कौन होता है हमारा एनोड। तो कैथोड माइनस एनोड कह लो, या राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाला कह लो। आपको ये भी ना समझ आए कि लेफ्ट हैंड कौन सा है, राइट हैंड कौन सा है, अभी भी नहीं समझ आ रहा, तो एक और तरीका बताता हूँ। जिसका ई नोट ज़्यादा पॉजिटिव हो या लेस नेगेटिव, पॉजिटिव में हो तो ज़्यादा, नेगेटिव में हो तो कम। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो अंडरस्टूड है पॉजिटिव वाला कैथोड होगा, नेगेटिव वाला एनोड होगा। दोनों पॉजिटिव में है तो ज़्यादा पॉजिटिव वाला कैथोड होगा, कम पॉजिटिव वाला एनोड होगा। दोनों नेगेटिव में है तो ज़्यादा नेगेटिव वाला एनोड होगा, कम नेगेटिव वाला कैथोड होगा। सबको समझ आ गया होगा। तो मोर पॉजिटिव या लेस नेगेटिव ई नोट वैल्यू, और इधर ई नोट मोर नेगेटिव और लेस पॉजिटिव ई नोट वैल्यू, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो कैथोड वो होता है जिसका ई नोट वैल्यू मोर नेगेटिव हो, मोर पॉजिटिव हो या लेस नेगेटिव हो, ठीक है। और एनोड वो होता है जिसका ज़्यादा नेगेटिव हो या कम पॉजिटिव हो। तो आप यूं भी कंपेयर कर सकते हैं ईएमएफ को निकालने के लिए। लास्ट एप्लीकेशन जो हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, इट इज कॉल्ड टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। हम लोग बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। कैसे निकालेंगे, आप निकालो उसका ई नोट सेल। अभी सिखाया था कैसे निकालोगे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करके सेल का ईएमएफ निकालो, ई नोट सेल निकालो। अगर ईएमएफ यानी कि जो ये ई नोट है पॉजिटिव में आपकी वैल्यू आती है तो आपकी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर आपका ईएमएफ आए नेगेटिव में या ज़ीरो तो आपकी जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो आपके पास ये 5 एप्लीकेशन हो गई हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। इनकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आए नेगेटिव आए तो क्या आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। दीज आर द 5 एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। हम लोगों ने +1 में भी इसके बारे में डिस्कस किया है, मैंने अभी भी आपको करा दिया। तो अब देखिए मैं एक दो न्यूमेरिकल आपको इससे रिलेटेड करा देता हूँ। न्यूमेरिकल में मैं आपको कहता हूं मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, क्वेश्चन में दे रहा हूं ई नॉट जिंक आयन बाय जिंक 0.76 वोल्ट है, ई नॉट कॉपर आयन बाय कॉपर मेरे पास 0.34 वोल्ट है। ये मैंने आपको वैल्यू दे रखी है न्यूमेरिकल में और आपसे पूछी 2 बातें हैं। एक तो आपने फाइंड आउट करना है ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का ईएमएफ निकालना है, और
दूसरी बात बतानी है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब ये बताना है कि क्या इन दोनों के बीच में रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, रिएक्शन वैसे मैं लिख देता हूँ कि रिएक्शन एक्चुअल में इनकी क्या है दी हुई है। रिएक्शन आपको ये दी गई है जिंक प्लस कॉपर आयन दैट गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर। ये रिएक्शन दे रखी है। एक तो आपको इस वैल्यू की हेल्प से सेल का ईएमएफ निकालना है और एक आपको बताना है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। ईएमएफ आपको बताएगा मैंने कि ई नोट सेल कैसे निकलता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड से निकलता है। कैथोड माइनस एनोड करना पड़ेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा विच वन इज कैथोड विच वन इज एनोड? जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है, जिसके ऊपर रिडक्शन होता है वो कैथोड है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, जिंक जो है जिंक आयन में बदल रहा है, मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है जिंक का, तो जिंक वाला तो हमारा एनोड हो गया, कॉपर वाला हमारा कैथोड हो गया। तो ई नोट कॉपर आयन बाय कॉपर, ई नोट जिंक आयन बाय जिंक। वैल्यू दोनों की ही रिडक्शन पोटेंशियल होनी चाहिए। ये भी आयन बाय मेटल वैल्यू लेनी है, ये भी आयन बाय मेटल वैल्यू लेनी है। ठीक है जी, आपके पास इसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट है, इसकी वैल्यू 0.76 वोल्ट है। ये माइनस ऐसे का ऐसे, ये माइनस इसके साथ था इसलिए लगाया। 0.34 प्लस 0.76 वोल्ट 1.10 वोल्ट आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप इसका न्यूमेरिकल कर सकते हो कि आप सबसे पहला काम हमारा हो गया, सेल का ईएमएफ 1.10 वोल्ट आएगा। दूसरी बात उसने पूछी थी स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, इन दोनों के बीच में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो आंसर हमारे पास क्या आया, आंसर हमारे पास आया वैल्यू प्लस में आई है। और मैंने आपको बताया था कि अगर सेल का ईएमएफ प्लस में आए तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, और अगर नेगेटिव आता, जीरो आता, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती। तो इसकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है बिकॉज हमारा ईएमएफ ऑफ सेल इज पॉजिटिव, सो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल इस तरह का। एक और बताता हूँ, एक और हमारे पास क्वेश्चन आया, कैन वी यूज सिल्वर स्पून, क्या हम चांदी की चम्मच यूज कर सकते हैं टू स्टिर ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। आपको एक वेसल में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दे रखा है और चांदी की चम्मच दे रखी है। क्या हम चांदी की चम्मच की सहायता से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टिर कर सकते हैं, शेक कर सकते हैं, हिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं? ये हमें बताना है। कब हम चांदी की चम्मच को यूज़ कर सकते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में? अगर उनके बीच में कोई रिएक्शन ना हो तब यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमने इसका सेल का ईएमएफ निकालना पड़ेगा। अगर सेल का ईएमएफ हमारा नेगेटिव आता है तब तो हम चांदी की चम्मच को यूज़ कर सकते हैं। अगर ईएमएफ सेल का आता है पॉजिटिव तब नहीं यूज़ कर सकते। मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको। सेल का ईएमएफ निकाल के देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। वो कह रहा है चांदी की चम्मच है तो मैं लिख रहा हूँ सिल्वर, रिएक्शन अपने आप लिखनी पड़ेगी। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है CuSO4 बन गया। पॉसिबल रिएक्शन क्या है हमें नहीं पता, वो रिएक्शन होगी या नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी है AgSO4 बने प्लस Cu बने। अभी हमें चेक करेंगे कि ये रिएक्शन वास्तव में होगी भी या नहीं, सेल का ईएमएफ निकाल करके। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग सिल्वर का ऑक्सीडेशन हुआ है। सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, यहाँ पे Ag चार्ज आया है हमारा, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर ये क्या हमारे किस चीज़ का काम कर रहा है? एनोड, ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक है, कॉपर के ऊपर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। कॉपर में यहाँ 2+ चार्ज है, या कॉपर पे 0 है, तो इसका रिडक्शन हुआ है। तो ये रिडक्शन वाला क्या होता है? कैथोड होता है, और ये हमारा ऑक्सीडेशन वाला एनोड मैंने पहले ही लिख दिया।
तो कहने का मतलब यह है सेल का ईएमएफ क्या होता है, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैथोड कौन हो गया हमारा, कॉपर हो गया। सिल्वर पे वैसे Ag2SO4 आएगा फॉर्मूला। एनोड हमारे पास क्या आ गया, ई नोट सिल्वर आयन बाय सिल्वर। या दोनों की वैल्यू रखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से, हमें वैल्यू पता है इन दोनों की कितनी है। वैसे आपको न्यूमेरिकल में भी दे देगा, मैं लिख देता हूँ। ई नोट सिल्वर आयन बाय सिल्वर जो होता है 0.80 वोल्ट होता है, कॉपर आयन बाय कॉपर इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट होता है। तो ये वैल्यूज यहाँ रखते हैं। कॉपर की तो आ गई 0.34 वोल्ट और सिल्वर की 0.80, दोनों ही पॉजिटिव में वैल्यू है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आया माइनस में 0.46 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव वाला बड़ा है, पॉजिटिव वाला छोटा है, तो हमारे पास 0.46 वोल्ट माइनस में आया। ईएमएफ ऑफ सेल इज नेगेटिव, इसका मतलब सिल्वर और कॉपर सल्फेट के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब वी कैन यूज सिल्वर स्पून टू स्टीर द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यूज कर सकते हैं। आंसर इस क्वेश्चन का आएगा भी हाँ, हम चांदी की चम्मच को यूज कर सकते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टीर करने के लिए। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सेल का ईएमएफ नेगेटिव आ रहा है, मतलब इनकी आपस में कोई रिएक्शन नहीं हो रही। कोई रिएक्शन नहीं हो रही का मतलब यूज कर सकते हैं चम्मच को। ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को मैं बदल दूं, कैन वी यूज कॉपर स्पून टू स्टीर ए सॉल्यूशन ऑफ AgNO। उल्टा कर दिया मैंने, मैंने कहा कॉपर की तो चम्मच है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, तो रिएक्शन देखते हैं सबसे पहले तो क्या बन सकती है। कॉपर की तो चम्मच होगी, AgNO3 का सॉल्यूशन हो गया, इससे हमारे पास रिएक्शन क्या बनेगी, CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag। लो जी, पॉसिबल रिएक्शन यहाँ होगी। हमें नहीं पता है रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, हम तो चेक करेंगे। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि कॉपर की चम्मच थी तो मैंने Cu लिख दिया, AgNO3 का सॉल्यूशन था तो मैंने ये लिख दिया। रिएक्शन से पॉसिबिलिटी यही है कि यही होएगा, अगर होएगा तो। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये हमारे पास कैथोड हो गया। ई नोट सेल कैसे निकलेगा, कैथोड माइनस एनोड से निकलेगा। कैथोड हमारे पास कौन है, सिल्वर है, तो सिल्वर आयन बाय सिल्वर। एनोड हमारे पास कॉपर आयन बाय कॉपर। सिल्वर की वैल्यू 0.80 वोल्ट है, कॉपर की वैल्यू 0.34 वोल्ट है। सेल का ईएमएफ देखते हैं कितना आया, इट इज प्लस 0.646 वोल्ट। पॉजिटिव ई नोट वैल्यू क्या इंडिकेट करता है कि रिएक्शन होएगी इन दोनों के बीच में, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, और रिएक्शन हो रही है, इट मीन्स आप कॉपर की चम्मच को यूज नहीं कर सकते। तो आंसर इसका आएगा नो, वी कैन नॉट यूज कॉपर स्पून टू स्टीर ए सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द सिल्वर, दैट इज वाई कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर, तो इसको यूज नहीं कर सकते। ऐसे करके दिखाना, वैसे तो हमें सीधा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी पता लग रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे है। कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो इससे रिएक्शन करेगा, बट हमें ऐसे नहीं, ऐसे करके दिखाना था। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। फाइनल एग्जाम में इस तरह का न्यूमेरिकल आपके पास आ सकता है। एक बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको न्यूमेरिकल्स भेज दूंगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन से टॉपिक हमारा
3 नंबर का न्यूमेरिकल फाइनल एग्जाम में आता है, 100% गारंटी के साथ वहाँ से न्यूमेरिकल आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इसलिए उस टॉपिक को भी बड़ा ध्यान से समझेंगे और ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके प्यारे बच्चों, तो इसको कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।